लोग आ गए, तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा नमस्ते। कि ये एक इतना बड़ा संयोग है कि आप और हम एक दूसरे को बराबर से बिना मिले जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये मेरी कभी मेरा आप सौभाग्य की बात है एक्चुअली। रूबरू कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी मेरी, हाँ, हाँ, एक दो लेकिन बार वेरी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम मिले, पर ऐसा मिलना नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हमेशा मैं आपकी प्रतिभा का बहुत कायल रहा हूँ, और खास तौर से गीता चंद्रन जी जब भी कोई विशेष प्रस्तुति लेकर भोपाल आई हैं, तो उसमें आपका स्वर हुआ है। और ये हम लोगों ने जानना चाहा कि किन्होंने गाया है, तो उन्होंने बताया। थैंक यू सो मच। फिर हमारे साथी राहुल रस्तोगी जी हाँ जी, भी लगातार आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। मुझे बहुत कुछ मिला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सांस्कृतिक विभाग से। मैं अपना धन्यवाद आपको देना चाहूंगी। नहीं नहीं, धन्यवाद क्या, कि आप आपकी इतनी प्रतिभा है और इतने गुण हैं आप में कि वो वो मिलेगा नहीं तो जाएगा। धन्यवाद। गीता जी भी एक बहुत एक उम्दा कलाकार हैं, तो उनके साथ काम करना भी बहुत मजा आता है। उनके साथ काम करने में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, करीब हाँ 25 वही, साल से। हाँ, उनके साथ वही है कि वो लगभग बहुत विशुद्ध और बहुत परफेक्शन के साथ काम करने वाली है, और बिल्कुल। अनुशासन उनका बहुत बड़ा होता है, और किसी तरह का भी हाँ, कोई समझौता वो नहीं हाँ, करते। हाँ, एक्सीलेंस के साथ, वर्क ऑफ एक्सीलेंस, और ट्रू। किसी भी क्रिएटिविटी के अच्छे होने का या श्रेष्ठ होने का ये मापदंड होता है कि उसमें समझौता कोई ना करे। तो मैं आज आज बल्कि दिन में मेरी एक बात हो रही थी, एक आर्टिस्ट से ही बात कर रहा था अच्छा। कि श्रेष्ठता श्रेष्ठता से कमतर भी प्रदर्शन किए जाते हैं, तो हम्म। श्रोता या दर्शक समुदाय उतना शायद ना भी समझ पाए, लेकिन कलाकार जानता है कि उसने आज क्या किया, कितना क्या एक्सपीरियंस किया, किया, बिल्कुल। कितना कम कर पाया, कितना नहीं कर पाया, क्योंकि नहीं कर पाया। एक साथ बहुत सारी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान काम करता है। बिल्कुल। ऐसे में लगातार एक्सीलेंस का पालन करना है, आप जैसे लोग करते हैं। तो एक जर्नी के बारे में जरूर हमारी आप उसे जानने की जिज्ञासा रहेगी, जो कि इस कार्यक्रम का मूल होता है कि एब्सोल्युटली। दिल्ली में आप कब से हो, और मूल रूप से आप कहाँ के निवासी हैं, कैसे जिंदगी में संगीत आया, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, हमको थोड़ा ओके, जरूर। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। जी जी। मैं पैदाइश दिल्ली की हूँ, अच्छा और अच्छा। पारंपरिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे हाँ गुरु मेरे दादाजी संगीत भूषणम श्री ओवी सुब्रमण्यम जी ने जी। मुझे सिखाया। उनके प्रति प्रशिक्षण से ही मेरा म्यूजिक में आना हुआ। हाँ हाँ। और उन्होंने सोचा, आप मानेंगे नहीं, मेरी आवाज थोड़ी मोटी थी, अभी भी है। पहले भी थोड़ी सी मेल ओरिएंटेड वॉइस था मेरा। तो उन्होंने सोचा कि इंस्ट्रूमेंट सिखाना बहुत अच्छा होगा इस लड़की को। तो उन्होंने मुझे गुरु वी जानकी रामन के अंडर डाला। उनसे रिक्वेस्ट किया, वो दोनों ही क्लासमेट्स थे। उन्होंने दोनों साथ संगीत सीखा तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा वायलिन सीखो। फिर मैंने 8 साल वायलिन सीखा, अच्छा अच्छा। पूरा स्कॉलरशिप में, सीसीआरटी स्कॉलरशिप में। हम्म। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा, एक स्कूल में कंपटीशन था, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। हाँ आठ या शायद सेवेंथ में थी या सिक्स में, छठी क्लास में थी। तो मेरी टीचर ने बोला, नहीं नहीं, तुम्हें भाग लेना ही है, किसी भी हालत में तुम्हें गायन में जो भी कंपटीशन था उसमें लेना ही। मैं बिल्कुल, मुझे एक भी पूरा ढंग का गाना आता नहीं था। वायलिन में सीखती थी, पर इतने साहित्य के साथ हम वायलिन में याद नहीं रख पाते। तो मुझे ले गए घसीट के। मैंने एक तिलाना गाया, फर्स्ट तराना, जो हम हिंदुस्तानी संगीत में कहते हैं, हाँ हाँ। बालमुरली जी का। बहुत सुंदर, दीन तनाना तिलिलाना तिलाना त्रिडीन। एक स्टैंजा गाया, दूसरा स्टैंजा गाया, तीसरा स्टैंजा भूल गई। मुझे तो बिल्कुल, मैंने बिल्कुल प्लान ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर भी जजेस ने, नहीं नहीं, तुम अच्छा गाती हो, तुम्हें इस 2 पैराग्राफ के लिए तुम्हें हम फर्स्ट प्राइज देते हैं। तो उन्होंने ओके। मुझे, आप मानेंगे नहीं, दिस वाज बाय लक एंड बाय चांस। तो मुझे उन्होंने प्राइज दिया। फिर वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके फिर मुझे वोकल में ध्यान ज्यादा, लगाव और ध्यान और इंक्लिनेशन जो बोलते हैं, वो हम्म। हो गया। देन आई वेंट बैक टू माय ग्रैंडफादर। मैंने कहा,
दादाजी आप मुझे सिखाइए, मुझे गायन ही सीखना है। हाँ। उस इतने में दादाजी ने सोचा, प्रोबेबली मैं 14 साल की कुछ हो गई थी तब, और एडोलेसेंस में गला थोड़ा सा चेंज भी, फर्क भी आता है उसमें। फिर मैंने ज्वाइन किया उनको, तब से गायन में ही कॉन्सेंट्रेट करती आई हूँ। मेरे पिताजी ऑफकोर्स लेट ओएस श्रीधर, उन्होंने भी मुझे घर पे शिक्षा दी, बेसिक ट्रेनिंग उनसे भी मैंने सीखी है गायन की। वो बहुत अच्छे कलाकार थे, अभी नहीं रहे इस दुनिया में। उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया, 52 साल में वो गुजर गए थे। तो जब तक भी थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और ऐसे ही चलते 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 वायलिन छूट गया, पर गायन में ज्यादा लगाव और ध्यान, और ज्यादा उसमें इंटरेस्ट की भी बात है। फिर बढ़ता गया और आज मैं जो भी हूँ ऐसे ही हूँ, गायिका बन गई हूँ। तो वायलिन बिल्कुल छूट गया आपका? मेरे हिसाब से ये जो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं एक जिंदगी में, हाँ। वायलिन जो है बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, उससे मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि वो सरगम का जो ज्ञान है, जो हाँ। प्लेसमेंट ऑफ स्वराज जो होती है, उसका पकड़ मुझे उसी में से मिला है। बहुत मेरे गुरुजी ने बहुत दिया भी है, क्योंकि गुरुजी और दादाजी तो बहुत करीब दोस्त थे दोनों ही। तो मुझे ऐसा लगा एक टाइम के बाद, जब गायन जब गाते हैं तो साहित्य का भी बहुत महत्व है उसमें। तो हाँ। साहित्य के साथ स्वर लगाना और उसका भाव, ये सब सारा सबका समागम जो है वो बहुत खूबसूरत है। वो नेचुरली मोर अट्रैक्टिव, मोर रीचिंग आउट। हम श्रोताओं को, आई मीन श्रोता तक पहुंच भी सकते हैं ज्यादा, मुझे लगा ऐसे। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना पड़ता है वायलिन भी। सब कुछ एक लाइफ टाइम में नहीं हो पाता सुनील जी। मुझे लगता है एक को करो, ध्यान से करो, अच्छे से करो। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ मास्टर, बट देन कंसंट्रेशन इसमें पूरा आ गया। चलता गया, वो थोड़ा पीछा, बैक सीट ले लिया उसने। वायलिन रखा होगा कहीं ना कहीं घर में? बिल्कुल है, घर पे है। मेरे हस्बैंड ने एक और बार मुझे वायलिन खरीद के दिया, कहती प्रैक्टिस करो। समय नहीं निकाल पाती कि इतना बिजी हो गया है इसी में। परिवार है, परिवार मेरे लिए सबसे बहुत मायने रखता है, मेरे लिए परिवार। जी जी। सब कुछ करना फिर मुश्किल है। एक में ध्यान दो, अच्छे से करो, उसमें जितनी गहराई में जाए उतना ही निखर के आता है। आपको तो पता ही है, कोई भी एक आर्ट तो उसमें लगाव है। करने करने को तो मैं नटवांगम भी करती हूँ, वायलिन भी बजाती हूँ, बट सब कुछ हम सिर्फ बोल नहीं सकते। जो प्रॉपरली कर रहे हैं एक चीज को, उसे ही करने में दिलचस्पी रखती हूँ। हम्म। इधर जो दादाजी से शिक्षा मिली, जो पिताजी से शिक्षा मिली, आगे फिर कोई और गुरु भी जीवन में आए जिन्होंने परिष्कार दिया? बिल्कुल बिल्कुल। छोटे आई मीन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैंने वायलिन माइस्ट्रो लालगुडी जी जयरामन जी से भी सीखा, और संगीत कला निधि संजय सुब्रमण्यम जी से भी सीखा। उन्होंने पहले सवाल मुझसे यही किया, क्योंकि मेरे घर में सभी संगीतकार हैं, सभी गायक हैं, मोस्टली पैटर्नल से, पिता के साइड से, पिताजी के साइड से। तुम, संजय जी ने मुझसे पूछा, आप तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारे घर पे धरोहर है, आप मेरे पास क्यों आए? मैंने कहा मुझे आपका संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो आप मुझे सिखाइए। चेन्नई जाना पड़ा, थोड़ी बहुत सीखी मैंने, बट चेन्नई दिल्ली डिस्टेंस इज अ बिग प्रॉब्लम, तो कंटिन्यू कर नहीं पाई। बट मानसिक गुरु है मेरे दोनों ही, सीखा मैंने। सीखते तो रोज ही है, क्योंकि एक हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ सीख मिलती है। चाहे वो सोलो प्रोग्राम्स हो, चाहे वो डांस परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो कंपोज करते वक्त भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। साहित्य को लेकर हम जब पढ़ते हैं, उसका जो मेटाफर्स, उसका जो कंपैरिजन, ये सब जितनी गहराई में, जैसे बोल रही हूँ मैं, जाते हैं उतना ही हमें सीख उसमें भी मिलता है। ये जो प्रस्तुति के साथ साथ एक तो मूल रूप से मंच की प्रस्तुतियां, ये आपकी कब किस उम्र से शुरू हो गई थी? मतलब मंच में, स्टेज में ना आना, बचपन से ही मैं कहूंगी। हाँ, 12 साल से। मैं जब 12 साल की थी तब से। अच्छा अच्छा। बहुत छोटी थी, पर वायलिन पहले बजाती थी। वायलिन ज्यादा फॉर्मली बजाती थी पहले। तो दादाजी से तो हम उस जमाने में गुरुओं से ये पूछ ही नहीं सकते थे कि हम मंच पे कब चढ़े। ये अब का टाइम नहीं रहा। हमारा ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान होता था। गुरुओं से हमें जितना
सीखने को मिलता है उतना ही अच्छा है। अभी भी हम सीख रहे हैं। उनसे हम पूछ ही नहीं सकते थे कि हम मंच पर, आप प्लीज हम कब स्टेज में जाएंगे, कब प्रोग्राम्स करेंगे, ये सब हम नहीं पूछ सकते थे। खुद ही वो फील करेंगे कि ठीक है अब थोड़े लायक हो गई है, तब जाके हम कुछ कर पाते थे। अब के समय में बहुत फर्क आ गया है। मेरे स्टूडेंट्स आते हैं तो मैम हम कब गाएं, 2 साल में गा सकते हैं, ये पूछे हम नहीं पूछ सकते थे। 15 साल तो ट्रेनिंग पीरियड है। हाँ सही बात, ये तो है। पुराने समय की शिक्षा पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा की बात ही और थी। बात ही और घर में माहौल ही ऐसा था। हर जगह, हर कोने कोने पर गाना या बजाना कुछ ना कुछ चलता रहता। तानपुरा का साउंड तो हमेशा 24/7 होता था। तो दादा जैसे ये कुछ सीखा, फिर चाचा जी से कुछ ऐसे पूछ लिया, कुछ डाउट होता तो ताए जी बहुत बड़े कलाकार हैं, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी हैं, उनसे सीखा ऐसे। और ट्रेनिंग दादाजी से जो मिली है मुझे, मैं क्या कहूँ, उनका योगदान बहुत बहुत बड़ा रहा है। 40 साल से 40 साल उन्होंने दिल्ली में सिखाया है। उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तंजावुर से वो आए थे और इन्होंने षणमुगानंद सभा में उन्होंने प्रिंसिपल के रूप में सिखाया। कई सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने तैयार किया। आज दिल्ली में कर्नाटिक म्यूजिक है, ये मेरे दादाजी को ये श्रेय जाता है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, वो ट्रूथ भी है। परफेक्शनिस्ट और स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि एकदम एक वेरिएशन गा लिया तो सीधा 4th वेरिएशन पे पहुंच गए, ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप, वन एट ए टाइम। एक गाना लिया, और हमारा तो ओरल ट्रेडिशन था, कोई गूगल नहीं था ना, कोई हम लिख पाते। एक क्लास में एक कृति, त्यागराज स्वामी कृति एक क्लास में सिखाए तो अगले क्लास में गा के सुनाना पड़ता था, बिना देखे बिना सोचे। मतलब कोई हेल्प नहीं है, गा के सुनाना ही है। नहीं तो चाहे मैं पोती हूँ या कुछ भी नाती हूँ, कुछ फर्क पड़ता नहीं उनको। दे आर वेरी क्लियर, स्ट्रिक्ट, अनुशासन और नियम के साथ चलते थे। ये लगातार जिस तरह से आपके संस्कार मिले, सभी लोग अपने साधना में एक्सीलेंस को प्राप्त करना, ये और कितनी पीढ़ी से है आप परिवार में संगीत? मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। तीसरी पीढ़ी है। वाह। और बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये नहीं है कि एकेडमिक्स में कोई सोचते हैं, पूछते भी हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तुमने इसलिए म्यूजिक में आ गई, ये नहीं। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई हैड मैथ्स एज माई बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स। इनफैक्ट आई यूज्ड टू टीच मैथ्स, आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स। फिर एक टाइम आया, वो नेचुरली पैशन टेक्स ओवर, तो पैशन म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, तो म्यूजिक में आ गई। एकेडमिक्स को भी ध्यान रखते हुए आजकल दोनों साथ साथ चलना, पैरेलली चलना पड़ता है। एजुकेशन के बिना संगीत अधूरा है। बहुत सही कह। एंड सब एज अ महिला म्यूजिशियन और भी मुश्किल है, काफी कठिनाइयों का सामना पड़ता है। केवल परफॉर्मर होने से काम नहीं होता, एकेडमिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। एंड व्हाई नॉट, जब है तो पढ़ना भी जरूरी। तो माय पेरेंट्स वर वेरी क्लियर कि अच्छे से पढ़ो। उनको थोड़ा सा ये झटका लगा जब मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने उनको बोला कि मैं म्यूजिक मेनली लेना चाहती हूँ। वो सोच रहे थे कि मैं एमसीए करूँ, क्योंकि आई वाज वेरी गुड इन मैथ्स। आई गॉट मैथ्स ऑनर्स इन हंसराज आफ्टर माय 12th रिजल्ट्स। बट देन कुछ बीच में ऐसा हुआ, ज्यादा संगीत में आ गए, या थोड़ी बबली भी थी मैं, तो जल्दी शादी भी हो गई। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 21 साल के बाद फिनिश किया है, शादी के बाद। अब मानेंगे, तब भी मेरी मम्मी कहती थी कि एक मास्टर्स भी कर ही डालो। मैंने कहा मम्मा सब कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, एक में मुझे ध्यान देने। सो पढ़ाई के साथ साथ, और ये क्लियर कट ट्रेनिंग जो मेरे दादाजी से मुझे मिली, क्लियर कट करना है तो प्रॉपरली करना है, प्योर स्वच्छंद रूप से गाना है, प्योर फॉर्म में गाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ सीख लिया अधूरा और उसी को प्रेजेंट कर लिया, ये बिल्कुल वो तो मानते ही नहीं थे। चाहे वो स्टूडेंट हो या मैं हूं या और कोई, सब एक समान, डांट भी एक समान खाते थे। और नहीं गा के दिखाए तो क्लास, वो बोलते थे वो है तुम्हारा दरवाजा, निकल जाओ। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स में हमने फॉलो किया है। अब नहीं कर सकते ये, मेरे स्टूडेंट को मैं ये नहीं बात बता सकती।
इस अनुशासन ने आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन लाया या आपका कोई स्वभाव निर्मित किया, क्या किया? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने बात की कि आपने अपनी मम्मी से कहा कि नहीं, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते, या वायलिन और गाना एक साथ नहीं हो सकता, तो आप भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई अपने दादाजी की तरह आगे चल। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना जैसे वायलिन प्रैक्टिस किया, वायलिन के लिए अलग समय निकालना पड़ता है, वो ज्यादा मुश्किल है। जैसे गले में बचता है, गले से जो हम रिप्रोड्यूस करते हैं वो वायलिन में नहीं हो पाता। इट इज नॉट सो सिंपल। तो क्या हो गया, अब गायन में आ गई तो एक मुर्खी ले लिया, ये लिया, तो सारी सारी ये वायलिन में बजाना इतना सामान्य बात नहीं है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, तो ये एक तरह से इजी हो जाता है। गायन में आ गया, वो पकड़ आ गई तो ठीक है यार, यही करो। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि गहराई में जाना चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरत है संगीत, ये गायन भी ना। जब साहित्य को देखती हूँ मुझे लगता है कि कुछ ये सांस्कृतिक जो अपना क्या कहते हैं विरासत जो हमें मिला है इंडिया से, उस वो भावना को रखते हुए मुझे लगता है ये साहित्य में काम करना बहुत मजा आता है मुझे तो वो वायलिन में मिसिंग है, क्योंकि मन में स्वर है, मन में साहित्य नहीं है। हाँ, ये तो है। तो ये परिवार का बैकग्राउंड भी इस तरह का रहा कि उन्होंने आपको आपके मन की करने दी, उन्होंने करने कोई की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फुल सपोर्ट। और शॉकिंग भी था मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कम से कम एमसीए या कुछ करके जॉब भी ले लूंगी, फिर साथ साथ गाती रहूंगी। इतना उन्होंने बिकॉज प्रोफेशनली लेना साधारण बात नहीं है, बहुत बहुत मेहनत है, बहुत, ये एक साधना है। ये ऐसे 25 साल इसी में रह के एक मुकाम पर आना आसान नहीं है। तो वो समझते थे ना, मेरे से तो ज्यादा ही मेच्योर थे ना वो, नेचुरली 25 साल ओल्डर देन मी। तो वो पहले से विजुअलाइज कर पाते थे कि थोड़ा मुश्किल होगा इस लड़की को, पर कुछ ना कुछ कर लेगी। भगवान, एक तो आशीर्वाद है बड़ों का, गुरुओं का, अच्छे लोग थे मेरे साथ, सब कुछ फर्क पड़ता है सुनील जी। ये सिर्फ मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। कितने घंटे की साधना आपको याद है आरंभ में? आरंभ में तो टाइम ही नहीं होता था, टाइम का कोई वो पाबंदी नहीं थी ना। हाँ, वो तो बोलते थे अभी परफेक्शन आया ही नहीं है, एक गाना लिया अभी और गाओ, 15 बार गाओ। मैं पूछती थी, 10 बार गा लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, दादाजी मैंने परफेक्ट कर लिया। तुम गा के तो सुनाओ। जब गाती थी तब वो बोलते थे, तुमने ये वाली गमक, जो बोलते हैं हमारे कर्नाटिक म्यूजिक के गमक का बहुत महत्व है ना। तो कहती ये गमक ये गलत होता है ना, ये कैसे आएगा ये राग में, ये कैसे अपने आप सोच लिया तुमने, और सेल्फ कंपोज मत करो अभी, ये बहुत छोटी हो तुम, जो सीखा है उसको पहले परफेक्ट करो। मतलब उस टाइम पे उनका जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी एडवाइसेस, बहुत वो बहुत हेल्प किया है मुझे। टाइम का मुझे कोई वो नहीं था, 8 घंटा 10 घंटा चलता रहता था, मतलब नॉन स्टॉप था। वे ऑफ लाइफ जो कहते हैं ना, वे ऑफ लाइफ वाज म्यूजिक, म्यूजिक एंड म्यूजिक, फूड, स्लीप, ये 3 था लाइफ में। यही यही करना है तो फिर पूरी तरह समर्पित होकर करो। सही बात। हाँ और अच्छा, वो जो आपने बात शुरू में कहा था मुझे कि आपकी वॉइस जो मेल ओरिएंटेड थी, इस वजह से उन्होंने वायलिन सिखाया, लेकिन हाँ, फिर बाद में हेवी आपने था। उनको कन्विंस कैसे कराया कि नहीं मैं तो कन्विंस गाऊंगी? कन्विंस बिकॉज ऑफ दिस प्राइज ऑल्सो। देखो मैं गा पा रही हूँ, मुझे स्कूल में भी प्राइज मिला है, दादाजी प्लीज मुझे सिखाइए। एंड बाय देन एक्चुअली वॉइस ऑल्सो चेंज। अभी भी मेरी आवाज थोड़ी सी यूनिक है, सब कहते हैं, तभी शायद बुरा हो या अच्छा हो, पहचान में जरूर आ जाती नहीं प्रॉब्लम, खैर है। इसके बारे में जो खैर भी नहीं। है, हेवी है ना। हाँ, मेरा स्केल जो है वो भी अलग है। भुवनेश जी भी काफी बार मुझे कहते हैं, भुवनेश जी, पंडित भुवनेश कुलकर्णी, काम मैंने हाँ, बहुत किया उनके साथ। वो भी कहते हैं सुधा तेरी तो आवाज अलग है यार, साढ़े तीसरा खाला गाती हो, कौन गाता है। तो एक वो मैंने वो एक एडवांटेज जैसे ले लिया है मैंने अपनी आवाज को, तो फिर उसको कल्चर किया है। ऐसा नहीं है कि एकदम गा सकती हूँ, कल्चर करना पड़ता है आवाज को, और अपने कंट्रोल में लाने के लिए काफी काम भी करना पड़ता है। जितना सही देना है, जितना नहीं देना है, वो भी जरूरी है। सही कह गले का काम आसान नहीं रहे हैं। हाँ, है।
और ये नहीं, सब जब जैसे ये जो हेवी वॉइस है वो क्लासिकल के लिए सूटेबल भी है, बहुत ज्यादा सूटेबल। और जितना उसमें जैसे भाव भाव के साथ गाना, और जितना रस उसी में से हम अपने आप ही फील करें, और अनुभूति, ये सब मिलकर उसको ना परखना पड़ता है, उसको काम उसमें ही लगा रहना पड़ता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे घर में बहुत सारे गायक हैं ना, मैंने आपको बताया, मेरे ताया हाँ जी, चाचा जी, पापा, सभी। एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान लाना हाँ बहुत जरूरी था मेरे लिए एक टाइम, क्योंकि मैं बिल्कुल जो सिखाते थे वैसे ही गाती थी, जो देखती थी, जो सुनती थी वैसे ही गाती थी, जो घर में इधर उधर बातचीत, जैसे संगीत के बारे में भी बातचीत होती थी, तो वो सब ले लिया, माइंड में ले लिया, वैसे ही मैंने भी रिएक्ट करना शुरू किया। बट एक टाइम आया, मुझे लगा कि मुझे अपने लिए अपना एक पहचान बनाना पड़ेगा, कायम रखते हुए, क्लासिसिज्म को कायम रखते हुए अपनी एक स्टाइल बनाने का टाइम आ गया था एक, तो आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन माय वॉइस। एक सिग्नेचर जो आपका बना वो हमेशा फिर बहुत स्थायी हो गया, और वही उसी ने फिर आपको देश में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा भी दिलाई। लोग कहते हैं हमेशा एक्सेप्ट किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, शायद मैं बहुत लकी थी, बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं संगीतकार पैदा हुई, वही एक बहुत बड़ा फॉर्चून है जिंदगी में। और क्या चाहिए, सही बात। भगवान का देन है। हाँ ये जो अच्छा, वही जो जो जिस आवाज को लेकर आप जो बात कह रही थी, वही आवाज फिर आपके लिए वरदान बनी। देश में ऐसे बहुत गिने चुने गायकों की ऐसी आवाज, गायिकाओं की ऐसी आवाज होगी, हाँ, लेकिन ये है कि फिर वो जहाँ भी वो स्वर सुनाई पड़ता है तो अलग ही पहचान में आता है। और हाँ, उसका उसकी एक अपनी वजनदारी भी है ही, इसलिए स्वाभाविक। इसलिए तो मैं कह रही थी, बुरा हो या अच्छा हो, कहीं ना कहीं सुधा ही ने गाया है, ये मोहर एक लग जाता है, एंडोर्समेंट हो जाती है। ये नहीं कि हर प्रोग्राम स्टॉप पे रहे हैं, इसी बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इनिशियल स्टेज में बहुत मुश्किल भी है, बहुत क्रिटिसिज्म मिला, ये क्या अलग से ही गाती है, अपनी फैमिली से थोड़ा सा अलग स्टाइल। बट जो ट्रेनिंग उन्होंने दी उसके बेसिस पर ही, ये नहीं कि कुछ अलग मैं गा रही हूँ, वो नहीं, थोड़ा सा अलग फॉर्मेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, उसको थोड़ा सा कल्चर करने के बाद जाके। कुछ सुनेंगे आपसे फिर अभी, हाँ, हम जरूर। गुरु, हाँ कोई रचना गुरुओं की, या फिर जो नहीं, आपने मेरे गुरु दादाजी का ही सिखाया हुआ एक गाऊंगी आपके लिए, माँ सरस्वती के ऊपर है, ये बहुत सुंदर कृति है, राग आरभी और ताल रूपक में, स्केल दुर्गा से बहुत मिलती जुलती है, पर हाँ ट्रीटमेंट बहुत अलग है। जी श्री सरस्वती नमोस्तुते, परदेवते श्री सरस्वती नमोस्तुते, परदेवते श्री सरस्वती नमोस्तुते, परदेवते श्रीपति गौरी पति गुरु गुह विनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोस्तुते, परदेवते श्रीपति गौरी पति गुरु गुह विनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोस्तुते। क्या बात। सचमुच बहुत बहुत गहन और बिल्कुल डूब के गाया हुआ, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इस सुधा जी एक जानना चाहते थे कि एक तो सीधे सीधे परफॉर्मेंस में आपका इन्वॉल्व होना, फिर कुछ
नृत्य और दूसरी कोरियोग्राफिकल प्रस्तुति के लिए जो आपने अपना योगदान दिया, इसकी शुरुआत कब से हुई और क्या गीता जी के द्वारा अम, हुई या नहीं नहीं, उससे पहले भी श्रीमती कनका श्रीनिवासन जी के साथ मैंने पहले पहले परफॉर्मेंस दिया। उनके डिसाइपल धारिणी माथुर एक डिसाइपल थी। उस टाइम एक क्राइसिस हुआ, मेरे चाचा गाते थे उनके लिए, फिर हाँ, वो फ्री नहीं थे और एक बहुत बड़े नामी क्रिटिक सुब्बुडू मामा दिल्ली में रहते थे। उन्होंने बोला कनका जी आप सुधा से पूछिए, वो छोटी है पर बहुत अच्छा गाती है और तुम्हें लेना चाहिए उसको। फिर उन्होंने मेरे फादर को, मेरे पिताजी को फोन किया। मेरे पिताजी इतने रेडी नहीं थे। उन्होंने कहा डांस, इसको तो सोलो में आना है, डांस में ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, डांस में गाना उस टाइम में एक सेकेंडरी बोल सकते हैं था। हाँ, फिर चलो कोई बात नहीं, अरुण जी फ्री नहीं है तो आप इसको ले लीजिए। फिर मैंने गाया, उसके बाद रुका ही नहीं। उसके बाद बस चलता गया, उन्होंने छोड़ा भी नहीं, ये भी बात है। फिर उसके फर्स्ट निर्देशन मेरा संगीत एक नृत्य उत्पादन उनकी थी देवी, हाँ, उसमें मेरा था। बहुत सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद से ही गीता जी के साथ, फिर रमा जी, जमुना जी, बहुत सारे बहुत अच्छे कलाकारों के साथ मैंने काम किया है। पंडित ब्रजमोहन जी, ब्रजू महाराज जी, उनके साथ मैंने ऋतु संहार में भी एक पोर्शन मैंने गाया अपने आप कंपोज करके, और उनसे आशीर्वाद इतना मिला मुझे, मैं क्या कहूँ, उसकी भगवान है वो। कोई उसकी कोई लाइन सुन सकते हैं अ, अगर संभव हो? ऋतु संहार में याद नहीं आ रहा मुझे एक्चुअली, बहुत कुछ गाया गाया है उसमें मैंने। हाँ, ठीक है। अ, याद नहीं आ रहा, बट गाया था मैंने एक, अब यूट्यूब में भी है एक्चुअली अवेलेबल। हाँ, सोनल जी के साथ गाया है, फिर शाश्वती जी के लिए सेट किया है म्यूजिक मैंने, कथक के लिए भी, जय प्रभा जी के लिए भी, काफी लोगों के लिए सेट किया है म्यूजिक। अभी यंगस्टर्स काफी हैं, अभी जानकी जी हैं, उनके लिए एक प्रोडक्शन किया मैंने, द्रौपदी, नेहा मंडल, द्रौपदी, एक वन मोर द्रौपदी। और मेंटल इलनेस पर एक मैंने बहुत इम्पोर्टेंट वर्क किया मैंने सिंगापुर में, ललिता सुब्रमणी थी उनकी, उनका ही था वो प्रोडक्शन। और उसके बाद एक पैनल डिस्कशन भी था। मानसिक स्थिति जो है वो बहुत जरूरी होता है आदमी के, कोई भी इंसान के लिए। और अब हम कोविड के टाइम बात करें तो उसका बहुत मायने रखता है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्शंस में मैंने काम किया है। शाकुंतलम, काफी सारा काव्य, जैसे कालिदास, कालिदास जी के काव्यों में मैंने काम किया है। ऋतु संहार, विक्रम उर्वशी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए मैंने प्रोडक्शन किया था। और कॉमनवेल्थ इनॉग्रल के लिए जो क्लासिकल था, क्लासिकल नंबर उन्होंने प्रेजेंट किया था, कुचिपुड़ी का सेक्शन मैंने कंपोज किया था एक्चुअली। बहुत सारे कंपोजिशंस किए हैं मैंने, अवसर भी मिला है मुझे बाहर भी, दिल्ली में भी। हाँ। रागिनी जी हैं, उनके साथ भी काम किया है, बहुत सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। आदि शंकराचार्य की रचनाएं भी आपने किया? सॉरी, आदि शंकराचार्य की रचनाएं भी आपने की? बहुत सारे उस, वो तो मैं आपको ही श्रेय देना चाहूंगी ना। एक आध कुछ। जितना मैं, एक एक शर्म की भी बात है, जितना केरला को करना चाहिए उनको सेलिब्रेट, उतना करते नहीं है वो। पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको बहुत 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 ज्यादा सेलिब्रेट किया, विच इज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग बाय यू ऑल। आदि काफी रचनाएं शंकराचार्य मैंने, पर, हाँ, यहाँ पर तो एक पीठ स्थापित हुई है और बहुत हाँ गौरव वही करने जा रहे हैं हम लोग। मैंने गाया। ओमकारेश्वर में भी जो हाँ, प्रोग्राम हुआ मैंने गाया, एंड उसमें मैंने संगीत रचना, मैंने काफी सारे उनके जो वर्क्स हैं उनमें मैंने काम किया है। गुरु अष्टकम, अर्धनारीश्वर स्तोत्रम, काफी कोई सारे ऐसे, कोई मीनाक्षी पंचरत्नम। कोई एक स्तुति सुना दीजिए। बिल्कुल, मेरा फेवरेट जो है, हाँ, हाँ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्मागराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये वन ऑफ माय फेवरेट पीसेस जो मैं अक्सर गाती हूँ। दुनिया के और देशों में सांस्कृतिक यात्राएं, सांगीतिक यात्राएं आपकी कुछ यादगार? बहुत सारी हैं, एक दो मैं बताऊंगी आपको। हाँ। जैसे ये मैंने सिंगापुर की बात की, अक्सर सिंगापुर जाना आना होता है मेरा, और काफी सारे प्रोडक्शंस भी मैंने की हैं। हाँ। जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन जो मेंटल इलनेस पर था, इट वाज कॉल्ड फाइंडिंग डिग्निटी बाय ललिता सुब्रमणी। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हर बाहर से तो कलाकारों की जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत इजी, सरल, बहुत सब कुछ है, ऐसा लगता है, ऐसा ट्रूथ नहीं है। मेरे साथ 4 साल पहले मुझे एक बीमारी हुई। बहुत शॉकिंग बात है, बहुत लोगों को पता नहीं है मेरे इसके बारे में। मैं आज आपको ऑनेस्टली बताऊंगी। मुझे हर्पिस हो गया था मई मंथ में। बहुत गर्मी थी, हर्पिस हो गया था, और मैं खुद ही जान गई थी कि कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है। आई वेंट टू द डॉक्टर। उन्होंने कहा 1 हफ्ता मेडिसिन आप लेना, रेगुलरली लेना, ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ इतनी बात उनकी सुनी भी नहीं, मेडिसिन लेती रही, पर काम करना, घर का भी काम करना, गाना भी गाना, प्रोग्राम्स भी करना, ऐसा कुछ गड़बड़ मैंने थोड़ा बहुत किया। फिर मैंने ट्रैवल भी कर लिया, उनसे पूछ के किया। उन्होंने कहा नहीं ठीक हो रहा है तो तुम ट्रैवल भी कर लो। तो मैं केरल गई परफॉर्मेंस के लिए, रमा जी का था, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें गाना ही है, तो गाया। लास्ट में वंदे मातरम गाना था मुझे, वंदे मातरम सुजलाम। आप मानेंगे नहीं सुनील जी, मेरे जो होंठे हैं वो क्लोज नहीं हो रही थी। वंदे माँ रुक गई, मातरम नहीं बोल पाई। मैंने सोचा कुछ मैंने स्ट्रेन कर लिया है इसलिए हो रहा है, किसी भी तरह मैंने 2 ही लाइन गाना था, गा के मैं सीधे होटल रूम में आ गई। होटल रूम में मिरर को मैंने देखा, मैं डर गई, मैं देख नहीं पाई अपने आप को। फेस वॉज शिफ्टेड, वन साइड ऑफ माई फेस वॉज शिफ्टेड। आई डिडंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ना मुंह बंद कर पा रही थी, आंखें बंद कर पा रही थी या कुछ। सीधा मैंने डॉक्टर को फोन किया और उन्होंने कहा सीधा अपोलो जाओ, कल फ्लाइट पकड़ के आ जाओ। और अपोलो मेरे हस्बैंड आए और मुझे ले गए, बहुत सपोर्टिव थे उस टाइम। रघु जी, वो भी कलाकार आप तो जानते ही हैं। वो मुझे ले गए अपोलो, न्यूरोलॉजिस्ट। उन्होंने क्लियरली बोला ये अगले स्टेज में पहुंच गया है। दिस आप बिलीव नहीं करेंगे, आई हैड अ फेशियल पैरालिसिस। वन साइड ऑफ माई फेस गॉट पैरालाइज्ड। इट वॉज क्वाइट अ शॉक एंड आई वॉज पुट ऑन स्टेरॉइड्स फॉर 1.5 months। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला तुम इधर मत रहो, उधर आ जाओ, कनाडा आ जाओ। वैसे भी जा रहे थे हम लोग, थोड़े रेस्ट भी तुम्हें मिल जाएगा। मैंने 2 ही सवाल, मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या करना है जिंदगी में। मैंने 2 ही सवाल पूछे, मुझे जिंदा रहना और गाना है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में। भरपूर है, सब कुछ है मेरे पास, अच्छा परिवार है, जितना चाहिए उतना पैसा है, मुझे सिर्फ गाना है। उन्होंने ये बोला जितना तुम गाओगी उतना ही ठीक हो जाएगा। वैसे ही हुआ सुनील जी। एक एक ऑर्गन, एक एक सेंस ऑर्गन खुलता ही गया, इजी होता ही गया। 6 हफ्ते लगे मुझे बैक टू नॉर्मल आने में। तो ये उस टाइम पे मैंने ये वाला जो प्रोडक्शन अभी जो बता रही हूँ, फाइंडिंग डिग्निटी मेंटल इलनेस के बारे में, उस टाइम पे मैंने कंपोज किया था। तो वो पेन जो मैं गो थ्रू कर रही थी वो मेरे म्यूजिक में भी रिफ्लेक्ट किया।
और जब पैनल डिस्कशन था, मैंने ऑनेस्टली सबको ये बताई भी थी बात, क्योंकि अपने एक अनुभव अपने आप करना और उससे उसके बाद उसको कंपोज करके गाना और अलग चीज हो जाती है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होता ही है, और डाउन्स में जितना हम गो थ्रू करते हैं उतना ही रिफ्लेक्शंस म्यूजिक में आता है। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोडक्शन है एक तरह से। बहुत मुश्किल टाइम पे मैंने उसको कंपोज किया, उतना ही खूबसूरत बना वो, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन है वो एक छोटी लड़की जिसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं था उसके बारे में था। तो दैट कनेक्शन केम आउट वेरी ब्यूटीफुल। ठीक भी हो गई थी भगवान की दया से, सबके प्यार से, ब्लेसिंग, परिवार का सपोर्ट से। आज मैं जो भी हूँ भगवान की दया से। तो अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर। बहुत बड़ी बात है ये। और मैं हमेशा मतलब मैं स्वयं भी मतलब कई बार मैं भी कई ऐसी मुसीबतों से गुजरा हूँ। और तो ये तो कहने की बात है कि कई वर्ष पहले जब मुझे एक बार बेहोश हुआ था तो मुझे शायद लगता था कि अगर मैं नहीं जागूंगा तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, पर ना केवल जागा बल्कि मैंने उसके बाद जितने भी अतिरेक भी जाना था वो सब किया जो नहीं करना था। आप जैसे लिखते हैं, मैं तो आपकी बड़ी फैन हूँ। हर जगह जहां भी आपका कोई भी आर्टिकल होता, मैं पढ़े बिना रहती नहीं। हमेशा मैं, लगता है कि आपकी हिंदी के क्या कहने, बाप रे। और मैं सल्यूट। इसको अपना इतना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा कि उतने हम लोग कभी मिले नहीं। मैं हाँ, आपका खूब देखिए। प्रशंसक हूँ, आपकी कला का, आपके स्वर का। मेरे मित्र बताते हैं, मैं कभी यही सब जो साथी लोग हैं कहते हैं कि क्या गाती हैं। कोई भी चुनौतीपूर्ण काम कहना हो तो सुधा जी से कह दो। अच्छा। हाँ बोले वो निभा देंगे। ये थोड़ा मेरे साथ रहा ही है जिंदगी में। डांसर्स के साथ भी जब भी कोई मुश्किल काम हो, चलो इस बार सुधा से पूछते हैं, ये मुश्किल प्रोडक्शन है, ये सुधा को देंगे। ये थोड़ी बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में, पर आई थिंक सबके सपोर्ट से या भगवान के आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ उसके साथ। ये वो बड़ा एक जो चैलेंज है ये। हाँ, एक जैसे शायद वो एक मतलब वुमन पर केंद्रित एक जो गीता जी ने एक प्रोडक्शन किया था जिसपे आपने गाया था। हाँ, हाँ। फिर आपने कितनी लगातार मेहनत की थी वहां पर दिल्ली में भी, फिर यहाँ भी आप लगातार पूरे टाइम रिहर्सल में मौजूद रहते थे। रिहर्सल, हाँ, 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 और हाँ, हाँ, आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम था देखा वो, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम। कई बार लगता है कि ये बीमारी, हारी और इस तरह की चुनौतियां जीवन में कुछ नहीं, हाँ, कुछ भी मानसिक नहीं। निराशा निराशा कुछ नहीं है। नहीं, आदमी जीत नहीं, जाता है। इनफैक्ट आदमी बेटर हो जाता है, क्योंकि उसको ना दोनों का पता है, बैलेंस हो जाता है माइंड। संतुलन करना, पारिवारिक जीवन और व्यवसाय को उसका संतुलन करना बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है महिलाओं के लिए। पर्सनली उसके मुझे लिए लगता एक है। माइंड सेट चाहिए, और हाँ, गुड एंड बैड का भी एक बैलेंस होना जरूरी है जिंदगी में। सिर्फ अच्छा ही नहीं देख सकते ना। वो म्यूजिक में भी रिफ्लेक्ट करता है। जो पेनफुल सॉन्ग्स हैं उसको कहीं ना कहीं माइंड में अपना जो एक्सपीरियंसेस है वो ध्यान में रखते हुए गाते हैं, तो उसका वो अलग इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, वो श्रोताओं तक पहुंच पाते हैं। श्रोता हमारे लिए भगवान है ना, भगवान तक पहुंचना मतलब श्रोताओं के तक पहुंचना। बिल्कुल सही। और ये तो अब संगीत का जो प्रयोग है जिस तरह से थेरेपी में किया जाता है, हम्म। तो आप देखिए ना चिकित्सा विज्ञान में कितनी सारी प्रयोग हुए और उसके सुंदर सुंदर परिणाम भी आए। तो ये एक बड़ी बात है कि आपने अपने आप की चिकित्सा उससे की, उस हौसले से और उस एनर्जी से। संगीत में सिर्फ रुचि नहीं है मेरी, खाने की भी बहुत शौकीन हूँ, खाना बनाने की भी शौकीन हूँ, शॉपिंग करने की भी शौकीन हूँ। और अच्छा अच्छा लगता है, लोग आते हैं घर, बहुत लोग आते हैं घर। हमारा घर ऐसा है कि कोई फंक्शन हो या कोई त्योहार हो तो भर जाता है घर। अच्छा लगता है, माहौल बना रहे, मजा आता है। सब कुछ करना चाहिए जिंदगी में। सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी 24 घंटे में गाती रहती, मैं झूठ है। हाँ हाँ हाँ। गाना भी जरूरी है, काम करते वक्त भी गाती हूँ, खाना बनाते वक्त मन में गाती रहती हूँ। तो ये एक सबका मिश्रण है, बहुत खूबसूरत जिंदगी है ये। अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। सही बात है। एक पूरा एक लोकाचार जो होता है कि अब दुनिया समाज में रहते हुए आप हाँ, सबके लिए हो। जो गायक कलाकार आपका साथी नहीं है, जो आम जनरल लोग जो आपके परिचित है उनके लिए भी आप हो, तो आपको सभी तरह के व्यवहार में होना पड़ता है। हाँ, इस जरूरी भी तरह है। इन सब का एक्सपीरियंस अलग होता है। वो म्यूजिक में अगेन आई एम सेइंग इट्स ओनली अ मिरर। हम जो हैं स्टेज में, हमारे हम
जो हम हैं घर में, जो बाहर रहते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन म्यूजिक में आता है। तो हमें एक अच्छा इंसान पहले बनना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा कलाकार बनो, मेरे हिसाब से। और गायन के अतिरिक्त आपको कलाओं में फिर कौन सी ऐसे विधाएं जिनमें देखना सुनना आपको इंटरेस्ट आता हो? हिंदुस्तानी म्यूजिक, बहुत हिंदुस्तानी सुनती हूँ मैं। पंडित वेंकटेश कुमार जी की, राशिद भाई की बहुत बड़ी फैन हूँ। और मधुप जी के साथ बहुत करीब काम किया है मैंने, क्योंकि हाँ, काफी उनके प्रोडक्शन में मैंने गाया है, साथ में म्यूजिक भी बनाया है। उनकी बेटी सावनी मुद्गल मेरी शिष्या है, रह चुकी है हाँ, थोड़े समय के लिए, उन्होंने कर्नाटिक सीखा। तो एक बहुत बड़े विद्वान जब बोलते हैं कि मेरी बेटी को तुम सिखाओ, वो बहुत बड़ी बात है, वो ही एक अपने आप में बड़ा आशीर्वाद है मेरे। तो ऐसा मुझे लगता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो ठहराव है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है सुनने में, और सुकून मिलता है मुझे। सुनती हूँ, बहुत सुनती हूँ मैं। कई सारी जो चीजें, जैसे पॉटरी बहुत पसंद है, अच्छा, स्कल्पचर, ये सब भी पसंद है। दिल्ली हाट जाती हूँ तो कारपेट्स देखती रह जाती हूँ। कपड़ों की भी बहुत शौकीन हूँ, वीविंग की भी, बनारसी, चाहे वो बनारसी हो चंदेरी हो, बस लेना जरूरी है। जैसे ये नहीं बोल रही हूँ कि जो भी कमाए हैं वो सारे खर्च कर दूं, बट हाँ, एंजॉय भी हाँ, करना जरूरी है जिंदगी में। वन लाइफ टू लीव, सो आई थिंक वी शुड हैव अ फुल लाइफ। खाते क्या टिकिया, चाट वाट टिकिया पसंद होगी? सब कुछ हम बना भी लेते हैं खुद, अभी बनाए भी हैं लॉकडाउन में। काफी टाइम मिल रहा है तो कभी कभी बच्चे को खिला दिया, मेरे हस्बैंड को खिला दिया। सब और कुछ ट्राई करना चाहती हूँ मैं। साउथ इंडियन साउथ भी। साउथ इंडियन साउथ इंडियन, आज भी इडली बना है हमारे घर। क्या बात। हमारे, आप मानेंगे नहीं, मेरे जो अकम्पनिंग आर्टिस्ट जब भी आते हैं घर, पहली चीज मांगेंगे फिल्टर कॉफी, अरे वाह। और कुछ ना कुछ टिफिन या कुछ खाना पीना तो होता ही है रिहर्सल के बाद। हमें अच्छा लगता है, घर आए लोग संगीत कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत वार्म है, दोनों को अच्छा लगता है लोग आए, कुछ गायन हो गया, बजाना हो गया, कुछ हाँ, खाना वाना हो गया, मजा आता है सिनेमा हमें तो। सिनेमा की रुचि है? बहुत, अभी तो बहुत देख रहे हैं हम। हाँ, बहुत सारी पिक्चरें देख रहे हैं, अमिताभ जी के बहुत बड़े फैन हैं। तीन हाँ, एक्टर्स मैं बोलती हूँ, तीन फेवरेट एक्टर्स, अमिताभ अमिताभ अमिताभ। क्या बात। अभी काफी सारे मलयालम पिक्चर्स भी देखती हूँ मैं, मुझे पसंद है। मोहनलाल जी, मम्मूटी, मोहनलाल जी अम, का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, मेरे जीवन में तमन्ना है कि बहुत ही, मैंने आज भी देखी उनकी पिक्चर। क्या आंखों से एक्ट करके चले जाते हैं, उनको तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्या एक्सप्रेसिव है। दृश्यम मैंने अभी पिछले महीने देखी थी, वो अद्भुत फिल्म अरे लाजवाब है। दृश्यम। और नहीं, आपकी जो हर क्रिटिसिज्म, हर पिक्चर की या हर एक्टर के बारे में आप जो लिखते हैं वो भी हम फॉलो करते हुए आए हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप तो बहुत सीनियर क्रिटिक है, हमें मालूम है, और नेशनल अवार्ड ही है आप। तो आपका लिखना, आप आपको क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ विषय है, सब्सटेंस है। इसीलिए ऐसा ही कुछ तो नेचुरली लिखते नहीं है, बहुत आपको एक्सपीरियंस है, इसलिए अच्छा लगता है हमें पढ़कर। इसलिए फिर हमें कोशिश एग्जैक्ट उसमें पता भी लगता है कि क्या हुआ होगा, कैसा है, उसी से हम उसको एक गेज करते हैं वो मूवी को भी। कोशिश करता हूँ हर भाषा का सिनेमा जितना भी मुझे समझ में आए। इवन आपको बताता हूँ कि 98 में मैं त्रिवेंद्रम गया था, इस समय अंतर्राष्ट्रीय हाँ, फिल्म समारोह एक साल दिल्ली में होता था, एक साल दूसरे राज्य में। त्रिवेंद्रम में हाँ, हुआ था तो वहां पर अरविंदन की फिल्में देखता था। और हाँ, अरविंदन का सिनेमा कोई जानता नहीं होगा, जी अरविंदन, हाँ, अडूर हाँ, गोपाल राइट। कृष्णन। अदूर गोपाल कृष्ण, यस। ना उस पिक पक्के तो, के साथ बहुत जुड़े हैं वो, अदूर गोपाल कृष्ण जी। तो वो सब मुझे हमेशा एक रुझान रहा है, चाहे इवन ये तमिल है, कन्नड़ कन्नड़ सिनेमा है, जो हम्म, अच्छी फिल्म है मैंने उसको देखा। एक मुझे याद आता है, वो शिवाजी गणेशन की एक फिल्म है स्कूल मास्टर, बहुत पुरानी, हम्म, पुरानी पिक्चर है, हाँ। 40 के दशक की फिल्म होगी। वो हाँ, बाद में हिंदी में भी डब होकर आई, बहुत हाँ, सुंदर। उसमें कवि प्रदीप जी का एक गीत लिखा हुआ है, बहुत रोमांटिक गीत है वो। रोमांटिक गीत है। वो दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें, हाँ, हाँ, हेमंत क्या कुमार बात। ने गाई और लता जी ने। हमें दोनों से हम भी बहुत शौकीन हैं पिक्चरों की, ऐसी बात। हम तो मैं अपने बारे में यही कहना चाहूँ, जो भी अच्छी चीज है जिंदगी में वो कर लेनी चाहिए, एक बार देखनी चाहिए। या अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े पहनो, एक खुशी से रहो, ये बहुत सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप मुझे सांभर बनाने की विधि बताना, जब मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे आप घर आइए, हम खिलाएंगे आपको, बताएंगे भी।
हाँ, बनाना सीखूंगा। आप कैसे कैसे बनाओगे? जरूर जरूर उसकी जरूर। उसकी वो महक और वो फ्लेवर में आज तक कभी नहीं ला पाया। बहुत बहुत प्रयोग करता हूँ पर आज तक नहीं बना पाया। हमारी चाट भी तो साउथ इंडियन चाट ही बनती है ना, वो भी हाँ। वो भी वही है। वो वो इन्फ्लुएंस तो आता ही है इसमें। अपनी शिष्य परंपरा में आप शिष्याओं को क्या प्रेरणा देती हैं? आज के समय जिस तरह से आपने बताया कि वो आ, सब जल्दी में लगते हैं। बहुत ही जल्दी, मतलब 2 साल में उनको स्टेज चाहिए, मंच पर गाना है, प्रोग्राम्स करना है। ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, पहले सीखो, पहले उसको समझो, उसकी गहराई में आओ, उसके अंदर घुसो पहले, तब जाके थोड़ी बहुत एक बूंद मैं कहूंगी समझ पाएंगे। 15-10 साल की ट्रेनिंग तो बहुत मिनिमल है। और सबको पहले स्वर लगाना सीखो, उसके बाद जाके गाना, उसके बाद कृति। और ये है इनके मन में कि यूट्यूब में कुछ देख लिया, हाँ, उसको सीख लिया। मैम ये वाला जो वेरिएशन है वो मैं ले लूं, जो हमने सीखा। हम लोग परंपरा से आते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ सिंगिंग। जैसे मेरे दादाजी डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ त्यागराज, संत त्यागराज के, वो उनके डिसेंडेंट के स्टूडेंट है, वो डायरेक्ट डिसाइपल। पुण्य पिल्लई हाँ, बड़े बड़े कलाकारों से सीखा है उन्होंने, वही इतने बड़े कलाकार है। आप देखिए उस परंपरा से हम सीखे हुए हैं, तो हम जो सिखाना चाहते हैं उससे पहले ही वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कभी कभी दुख, बहुत दुख की बात है, ही बहुत जल्दी में है। मैं यही हाँ, बोलूंगी कि थोड़ा संभलें। और क्लासिकल म्यूजिक, ये जो एकदम हमने जो चाय बनाई या नूडल्स बनाए, ये नहीं होता है क्लासिकल म्यूजिक, हाँ, समय लगता है। इंस्टेंट वाला जो फार्मूला है, ये कॉफी में होता है, इंस्टेंट तुरंत बन हाँ हाँ जाती है। हाँ, ये तो पहले कॉफी को कितनी देर तक बनाना पड़ता था ना, बना तो था, हाँ हाँ। ये वो ना मतलब। आज, हाँ, ये लोग आज समझते हैं कि ओल्ड फैशन है। ये ओल्ड फैशन की बात नहीं है, ये प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग की बात है। ये प्रशिक्षण बहुत बहुत मायने रखता है। ये जो फाउंडेशन जो हम देते हैं, फाउंडेशन इज द बेसिस। उसके बाद उसको, जैसे दादाजी कहते थे, मैंने सिखा दिया अब तक, इसके बाद तुम डेवलप करो। फिर जाके डेवलप, अपने आप एक आइडेंटिटी जैसे बनाते हैं हम, या उसको डेवलप डेवलप करते हैं, उसके बाद जाके होता है। पहले से अपने आप ही थोड़ा ना सीख के आए, सब कुछ सीख के तो नहीं आए, कुछ नहीं सीख के आए, अभी भी सीख रहे हैं। उनको वो सीखने की, वो जो आइडिया ऑफ लर्निंग उनमें नहीं, सब कुछ फटाफट चाहिए उनको। हाँ, ये थोड़े कोई कोई है, कोई शिष्या, कोई एक दो शिष्या है बहुत सिंसियरली सीखती है। सरयू है मेरी एक स्टूडेंट है, शालिनी है एक, स्वाति है, ये सब। और अशोका में जो सिखाती हूँ वो स्टूडेंट्स बहुत सिंसियर भी हैं। वो तो चाहते हैं अक्सर आऊं, बट अक्सर जाना नहीं होता है, क्योंकि मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि मैं हर टाइम सोनीपत जाके सिखा नहीं पाती हूँ। एक सेमेस्टर देती हूँ मैं उनके लिए, को करिकुलर सिखाना चाहूंगी, मुझे बहुत सिखाना पसंद है। हम्म, और बचपन एक में और चीज सीखी। मैं शेयर करूंगी आपसे, जी। सिखाते वक्त मुझे क्योंकि मैंने पूरा ही स्कॉलरशिप में ही सीखा, वायलिन भी सीसीआरटी स्कॉलरशिप, मुझे चेक मिलता था हर 3 या 6 महीने में एक बार। फिर साहित्य कला परिषद, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य कला परिषद दोनों साथ ही मिला, और एक चुनना पड़ा जो पहले आया, तो साहित्य कला परिषद चुना उसी। और दादाजी थे, वो तो नेचुरली फीस नहीं लेते थे, कभी कुछ छोटा मोटा दिया। तो मुझे बुरा लगता है फीस लेने में अपने स्टूडेंट से, पर मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड एडवाइस करते हैं, तुम नहीं लोगी तो वो सीरियसली नहीं लेंगे, इसलिए मैं लेती हूँ। बट अभी भी मुझे अंदर से एक घुटन सी महसूस होती है कि मैं, क्योंकि मैंने ज्यादा खर्चा नहीं किया है अपनी जिंदगी में सीखने के लिए, बहुत कुछ मुझे मिला है मेरे गुरुओं से, तो मुझे, मैं पास ऑन करना चाहती हूँ। पर नहीं, ये ऐसा स्टूडेंट्स है। को सीरियस होने के लिए उनको वैल्यू करने की जरूरत है। दैट्स व्हाट माय कजिन्स, मेरे स्पेशली मेरे हस्बैंड बहुत एडवाइस करते हैं मुझे, इसलिए कुछ मैं ज्यादा ज्यादा अमाउंट ना रख के बेसिक अमाउंट में सिखाती हूँ। नहीं, वो तो खैर जरूरी है। मुझे कई बार लगता है कि हमारे जो कार्यक्रम भी होते हैं, आप जो सिचुएशन जिस तरह का कार्यक्रमों में आता जा रहा है, लोग कम आते हैं, कम से कम आते यस, हैं, कई बार बहुत कम। तो मुझे लगता है कि वो सब अब लोगों को लग गया कि ये सब बिना पैसे दिए हुए, बिना टिकट लिए हुए उपलब्ध है, इसलिए इजी है बहुत ना, से नहीं हाथ में पहुंच प्लेटर पाते। में जब मिलता है दिल्ली में, तो लोगों को वही हम कहते, कभी कभी मजाक भी उड़ा देते हैं हम ऑडियंस की, आज तो इनको खाना भी देना पड़ेगा, एक प्रोबेबली एक पेमेंट भी करना पड़ेगा, तब जाके ऑडियंस आएगी। ये हाल है ऑडियंस। तो क्लासिकल हमारी म्यूजिक के लिए पीढ़ी स्पेशली। जब हमारी सोसाइटी में जैसे
विदेशों में होता है कि एक लेक्चर भी अच्छा सुनना है तो उसके लिए आपको अगर एक टिकट लेना पड़ेगा तो लोग उसकी वैल्यू समझ। जैसे तो बॉम्बे में इसलिए एनसीपीए थिएटर में एवरीथिंग इज टिकेटेड, बट लोग आते हैं। पुणे में एक बार गाई मैं, फुल हाउस। हाँ, सिर्फ मैंने पहला लाइन सुंदरते ध्यान, एक अभंग गाया, सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी। सिर्फ मैंने, आप मानेंगे नहीं सुनील जी, एक लाइन ही गाया, तालियां ऐसी बजी। क्योंकि ये नहीं कि क्योंकि मैं गा रही हूँ या कुछ अच्छा गाया, स्पेशल गाया, नहीं, वो कनेक्शन उनके साथ जो अभंग के साथ है, उनका अभंग का जो कनेक्शन है, उसके लिए वो इतने भावुक हो गए वो उधर कि एकदम से उनको रोना आ गया। ऐसे भी ये एक्सपीरियंसेस मैंने किए। ग्वालियर में तानसेन समारोह के बाद एक नामावली मैंने गाया लास्ट में, वनमाली राधा रमणा। गाने के बाद बूढ़े लोग, दो तीन क्या 25-30 लोग छोड़े ही नहीं, हम प्रणाम कर रहे हैं, पाँव छू रहे हैं। मतलब ऐसा लगा क्या है ये? मतलब कुछ नहीं किया है हमने, बस उनको लगता है कि भगवान तक हमने पहुंचा है। ये बात देखो बहुत तो स्पेशल लगता है हमें। बहुत अद्भुत बात है ये। बहुत और अद्भुत। हमारा समय संगीत का हो गया पावर है है। ये। अच्छा ठीक है। हमारा समय हो गया है। ये अचानक से संकेत देगा जब आधा मिनट रह जाएगा। ठीक तो है। ये थोड़ी सी देर में ही संकेत देगा, एक आध मिनट के भीतर ही। तो मैं ठीक है। आपको इशारा कर दूंगा, तब तक आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो ये ऐसे स्पेशल एक्सपीरियंसेस, एक बार मॉरिशस में हमने वर्कशॉप, हमें वर्कशॉप के लिए इनवाइट किया था। तब भी लोग, इतना प्यार हमें मिला, बहुत, मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगा हमें जाकर। ऐसे स्पेशल, कभी कभी बहुत रोते हैं, पाँव छूते हैं, कभी गले लग जाते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हमें तब पता नहीं लगता, क्योंकि हम वी आर इन अ हाई। घर आके हमें फिर वो उसको एक एक करके याद आता है। तब लगता है ओ, और थोड़ी देर बात कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। बट टाइम, समय की यही बात होती है कि कब पाबंदी है, इसलिए घर आना पड़ता है हमें। ये इसने संकेत देना शुरू कर दिया। अच्छा, 14 सेकेंड, 13 सेकेंड, 12 सेकेंड कर रहा है। बहुत तो अच्छा लगा। मैं बहुत आपका आभारी हूँ सच में। और मेरी बहुत मैं शुभकामनाएं हैं कि थैंक यू सो जितने मच। जितने यश में हम लोग आपको देख रहे हैं उससे और बड़ा यश आपको